इस दुनिया में सबसे कीमती चीज़ अगर आपके लिए कुछ हो सकती है ना, तो वो है आपकी सेहत। और अच्छी सेहत के लिए अच्छी ग़िज़ा बहुत ज़रूरी है। आप सोच रहे हो कि हम ग़िज़ा की बात क्यों कर रहे हैं, सेहत की बात क्यों कर रहे हैं, हम तो करियर की बात करते हैं। आज हम इसी फील्ड में, इसी टॉपिक में आप किस तरह से करियर बना सकते हैं उस पर बात करेंगे। नाज़रीन आदाब, मेरा नाम है नदीम। जिस फील्ड की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस। और इस फील्ड में बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि वक्त कितना भी बदल जाए लोग खाना खाना तो बंद नहीं करेंगे। और वक्त के साथ लोगों में खाने को लेकर, न्यूट्रिशन को लेकर अवेयरनेस बढ़ रही है। धीरे धीरे स्कोप खुल रहा है और आप गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं बल्कि प्राइवेट सेक्टर में अपना करियर बना सकते हैं। आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आप दूसरे ममालिक में भी अपना करियर बना सकते हैं। लेकिन इस फील्ड में कैसे एंट्री लेनी है, कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या प्रोफाइल रहेगा, सारी जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन सबसे पहले एक पैकेज के ज़रिए समझ लेते हैं कि फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस की फील्ड असल में है क्या। जिंदगी में अच्छी सेहत किसी भी इंसान का सबसे बड़ा असासा होती है। सेहतमंद जिंदगी के कई लोग बेदार हो रहे हैं। आम लोग अब योग और जिम के अलावा अपने खाने पीने का ख्याल रखने लगे हैं। सही खान पान की अहमियत से तो हर कोई वाकिफ है, लेकिन अपनी उम्र, जिस्मानी कुव्वत, कामकाज की नोयत और डेली रूटीन के हिसाब से डाइट कैसी होनी चाहिए, इसको लेकर ज्यादातर लोग अनजान रहते हैं। सही डाइट से जुड़े हमारे शुबहात दूर करते हैं डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट। ये फूड साइंस से जुड़ा एक ऐसा कोर्स है जिसमें फूड न्यूट्रिएंट्स का मुताला किया जाता है। इसी की बुनियाद पर बड़े पैमाने पर लोगों में न्यूट्रिशन से जुड़ी दिक्कतों को पहचान कर उन्हें दूर करने के हल तलाशे जाते हैं। यही नहीं, सरकारी इकाइयों और सेहत से मुंसलिक इदारों को भी इसी हिसाब से सेहत से जुड़ी पॉलिसियों को लेकर मशवरे दिए जाते हैं। अगर आपको फूड इंग्रेडिएंट्स में दिलचस्पी है और अलग अलग पकवानों में इस्तेमाल होने वाले अशिया में मौजूद न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ना और उनके हिसाब से डाइट में बदलाव करना पसंद है, तो आप इस फील्ड में जरूर आए। अमूमन इस फील्ड में 4 तरह के न्यूट्रिशनिस्ट काम करते हैं: क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट, मैनेजमेंट न्यूट्रिशनिस्ट, कम्युनिटी न्यूट्रिशनिस्ट और न्यूट्रिशन एडवाइजर। इस फील्ड में करियर बनाने के लिए स्टूडेंट्स का होम साइंस या साइंस स्ट्रीम से 12वीं पास होना जरूरी है। 12वीं के बाद स्टूडेंट्स इस फील्ड में बैचलर या डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। 1 साल का डिप्लोमा कोर्स करने के लिए फूड साइंस, होम साइंस या बायोटेक्नोलॉजी में बैचलर होना जरूरी है। अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ पुरकशिश करियर चाहते हैं तो ये फील्ड आपके मुस्तकबिल को एक बेहतर शक्ल दे सकती है। उम्मीद है कि इस पैकेज के जरिए आपने फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस की फील्ड को काफ़ी हद तक समझ लिया होगा। अब आगे चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है करियर की बात एक्सपर्ट के साथ। आज हम फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस पर बात कर रहे हैं और इस फील्ड में किस तरह से आप करियर बना सकते हैं, किस तरह से ग्रोथ कर सकते हैं, ये सारी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस सब्जेक्ट पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ आज IHE यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स की डायरेक्टर और इस फील्ड में नुमाया और जाना पहचाना नाम प्रोफेसर गीता त्रिलोक कुमार जी मौजूद हैं। चलिए उनसे बात करते हैं। मैम, हमारे प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। सबसे पहला सवाल आपसे यही कि अगर कोई नौजवान इस फील्ड को, फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस को समझना चाहे तो क्या कहेंगे आप? ये एक बहुत ही मुश्किल सवाल पूछा है आपने, क्योंकि जो हम 3 साल में बच्चों को सिखाते हैं उसे 5 मिनट में बोलना और समझाना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर मैं एक सेंटेंस में समझाना चाहूँ तो ये न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिससे फूड को यूटिलाइज़ किया जाता है और एनर्जी दी जाती है और हमारा जीवन चलता है। सो बेसिकली यूटिलाइजेशन ऑफ फूड इन मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। मैम, जब भी फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस की हम बात करते हैं तो खाना और न्यूट्रिशन की बात समझ में आती है, लेकिन अगर ये कोर्स किया जाता है तो पहली जॉब किस तरह की होती है, प्रोफाइल बेसिकली क्या रहता है, काम क्या होता है? ये एक बहुत स्किल बेस्ड कोर्स है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ और डिफरेंट एरियाज़ में जाते हैं, तो उसके बेसिस पे थोड़ा सा प्रोफाइल डिफरेंट होता है। लेकिन जब आप इस कोर्स में एंट्री करने के लिए आपको कुछ स्किल सेट्स चाहिए होते हैं, जैसे कि
थोड़ा साइंस में दिलचस्पी, बिकॉज ये पूरी एक साइंस है। तो अगर आपको साइंस में दिलचस्पी नहीं है तो इस कोर्स में आना थोड़ा मुश्किल लगता है और कोर्स को कंटिन्यू करना मुश्किल लगता है। प्लस आपके में थोड़े से इंटरेस्ट इन फूड होना चाहिए, इंटरेस्ट इन कुकिंग होना चाहिए, क्योंकि इस कोर्स में थोड़ी कुकिंग भी कराई जाती है। सिखाने के लिए डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फूड के लिए कुकिंग भी कराई जाती है। तो ये थोड़ी सी क्राइटेरिया है जो हम देखते हैं, जो ज़रूरी हैं हमारे बच्चों को इस कोर्स में इंटरेस्ट लेने के लिए या आने के लिए। तो जो ये तजुर्बे से मैं बता रही हूँ कि जो बच्चों को इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है वो ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं इस कोर्स को आगे पास करने में। मैम, अभी आपने कोर्स की बात करी, मैं आपसे यहाँ जानना चाहूँगा कि IHE में, आपके इंस्टीट्यूट में या फिर इस फील्ड में कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं? अगर कोई नौजवान, कोई लड़की इस फील्ड में आना चाहे तो कोर्सेज कौन कौन से हैं, कैसे एंट्री मिलेगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं और करियर ग्रोथ कहाँ तक होगी? तो हमारे इंस्टीट्यूट में न्यूट्रिशन के लिए एक BSc होम साइंस ऑनर्स है, एक BSc होम साइंस पास है और एक BSc ऑनर्स फूड टेक्नोलॉजी है। तो 3 तरह के कोर्सेज हैं। जो BSc होम साइंस ऑनर्स है उसके लिए फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री होना ज़रूरी है और इंग्लिश भी होना ज़रूरी है और 50% मार्क्स इन सब सब्जेक्ट्स में चाहिए। BSc पास में इंग्लिश कंपलसरी है और एक ग्रुप B है, वो ग्रुप B के सब्जेक्ट्स होते हैं इलेक्टिव, एकेडमिक इलेक्टिव जिसको कहते हैं, उसमें से 3 सब्जेक्ट्स होने ज़रूरी हैं। फूड, जहाँ तक फूड टेक्नोलॉजी का सवाल है, आपको 55% इन फिज़िक्स केमिस्ट्री, बायोलॉजी / बायोटेक्नोलॉजी / बायोकेमिस्ट्री / मैथ्स ज़रूरी है होना और इंग्लिश होना, मतलब आपको इंग्लिश में पास होना चाहिए 12वीं के एग्ज़ाम में। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के क्राइटेरिया हैं। बाकी कुछ यूनिवर्सिटीज़ के थोड़े से अलग होते हैं, पर साइंस इन सब के लिए मैंडेटरी है एक्सेप्ट BSc होम साइंस पास में साइंस की ज़रूरत नहीं है, आप दूसरे डिसिप्लिन से भी आके होम साइंस कर सकते हैं। मैम, ये कोर्सेज करने के बाद क्या प्रोफाइल रहता है? शुरुआत में किस तरह की जॉब्स मिलती हैं, फील्ड क्या होती है और करियर ग्रोथ कितनी होती है? देखिए, करियर ग्रोथ तो मैं कहती हूँ स्काई इज़ द लिमिट। मतलब हमारे बच्चे कहाँ नहीं पहुँचे हैं। एजेंसीज़, यूनिसेफ, UN की बाकी एजेंसीज़, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और बहुत सारे NGOs में हमारे बच्चे काफ़ी सीनियर पोजीशंस में काम कर रहे हैं। FSSAI में हमारे बहुत सारे बच्चे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नीति आयोग, यहाँ भी हमारे बहुत सारे बच्चे न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स में काम कर रहे हैं। मैम, हमारे देश में तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपसे बात करके पता लगा, लेकिन अगर कोई दूसरे ममालिक में जाना चाहे तो क्या ऑप्शंस हैं, कितना स्कोप है? मेरे हिसाब से हमारे कंट्री में अभी भी हॉस्पिटल्स में न्यूट्रिशनिस्ट को वो दर्जा नहीं मिलता जो एक डॉक्टर को मिलता है। लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जैसे US है और यूरोप, UK है, वहाँ डाइटिशियंस की बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि वो समझते हैं कि जब तक डॉक्टर्स को डाइटिशियन का सपोर्ट नहीं मिलेगा, बीमारी के साथ साथ न्यूट्रिशन भी तो चाहिए ना, और बीमारी के साथ साथ इनको जब तक प्रॉपर डाइट नहीं मिलेगी तो रिकवरी बहुत स्लो होती है। तो वहाँ तो इन बच्चों का बहुत स्कोप है और वहाँ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, वहाँ जैसे FDA है US में, वहाँ में मुझे लगता है कुछ नहीं तो 150-200 न्यूट्रिशनिस्ट्स मतलब एम्प्लॉयड हैं। इनकी पूरी रिसर्च लेबॉरेटरीज़ हैं पूरे यूरोप में, जहाँ न्यूट्रिशन रिसर्च बहुत पैसा मिलता है उनको। तो इन रिसर्च लेबॉरेटरीज़ में ये गवर्नमेंट फंडेड होती हैं और इनमें NIH में, जैसे US में NIH की लेबॉरेटरीज़ हैं जहाँ न्यूट्रिशन फंडेड लेबॉरेटरीज़ हैं और वहाँ पूरी न्यूट्रिशन रिसर्च होती है, सर्वेज़ होती हैं वहाँ। हमारी कंट्री में भी हुई थी, अभी एक फर्स्ट न्यूट्रिशन सर्वे हुई थी जहाँ हम लोगों ने काफ़ी न्यूट्रिशनिस्ट को हायर किया था।
पर वहाँ रेगुलर सर्वेज होती हैं और वहाँ भी इनको बहुत स्कोप है। मैं आजकल अपने बच्चों को कहती हूँ कि तुम बिल्कुल राइट टाइम पे न्यूट्रिशन फील्ड में आए हो, जब इतना सडनली स्कोप बढ़ गया है। हमारा कंट्री का एम्फेसिस देखिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि न्यूट्रिशन पे स्ट्रेस दो, नए प्रोग्राम्स निकाले हैं न्यूट्रिशन के, नेशनल प्रोग्राम्स इतने सारे। पहली बार हिंदुस्तान में नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे हुई है, मैं उसकी टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी में थी, तो मुझे पता है कितनी स्ट्रिंजेंट क्वालिटी के साथ वो सर्वे हुई है। तो अभी तो कंट्री स्पीकिंग न्यूट्रिशन जिसको कहते हैं ना, हमारा देश न्यूट्रिशन की बात कर रहा है। फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस की बात करें तो इसके दो मेजर पार्ट हैं, फूड टेक्नोलॉजी और न्यूट्रिशन टेक्नोलॉजी। अगर इन दोनों को अलग अलग हम समझना चाहें तो इस पर क्या रोशनी डालेंगे आप? देखिए, जो फूड एंड न्यूट्रिशन है बेसिकली वो एक प्रोसेस है। प्रोसेस इन द सेंस कि आप खाना खाते हैं, खाने में क्या न्यूट्रिएंट्स हैं जिसको पौष्टिक पदार्थ बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, लिपिड्स जिसको कहते हैं, प्रोटीन्स, ये कैसे बॉडी में जाते हैं, यूटिलाइज कैसे करती है बॉडी इनको, इनसे एनर्जी कैसे बनती है, क्या प्रोसेसेस से जाता है और हर एक न्यूट्रिएंट का क्या रोल है बॉडी में, ये न्यूट्रिशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको किसी विटामिन की कमी है तो उससे क्या होगा आपको, ये हम इनको प्रोसेस जब समझ आता है तो इनको ये भी समझ आता है कि क्या होगा। एग्जाम्पल देती हूँ छोटा सा। हर एक इंसान को पता है कि विटामिन डी डेफिशिएंसी से आपकी हड्डियाँ ठीक नहीं बनती हैं, लेकिन क्यों ठीक नहीं बनती हैं, क्या करता है विटामिन डी? फॉर एग्ज़ाम्पल, विटामिन डी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ करता है, तो कैल्शियम आपकी हड्डियों में जाता है, कैसे इंक्रीज़ करता है? या आयरन और फोलिक एसिड एक प्रेग्नेंट वुमेन को नेशनल प्रोग्राम्स भी दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, क्या होता है उससे? किस तरह से वो बच्चे का ब्रेन डेवलप करते हैं आयरन और फोलिक एसिड, और नहीं मिलने से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो सकते हैं, क्यों होते हैं? ये सारी चीज़ें न्यूट्रिशन में कवर होती हैं। तो ये एक प्रोसेस है पूरा कि बॉडी में क्या हो रहा है, क्या चाहिए, क्या किस चीज़ की कमी से क्या होता है और किस चीज़ की मतलब बहुत एक्सेस में लो तो उससे क्या होता है, ओबेसिटी क्यों होती है, आजकल ये भी एक प्रॉब्लम है, क्रॉनिक डिजीज़ क्यों होती हैं, हार्ट डिजीज़ क्यों होती हैं, आपको किस चीज़ का ख्याल रखना है, ये सब चीज़ें न्यूट्रिशन में पढ़ाया जाता है। जहाँ तक फूड टेक्नोलॉजी का सवाल है, वो टेक्निक्स हैं, मतलब फूड की प्रोसेसिंग, प्रोडक्शन, क्वालिटी कंट्रोल, सेफ्टी, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसके अंदर आती हैं फूड टेक्नोलॉजी के अंदर, टेक्निक्स सारी। किस तरह से फूड प्रोसेस होता है, किस तरह से फूड मैन्युफैक्चरिंग में, और उसमें काफ़ी साइंस ऑफ फूड इन्वॉल्व होती है। तो ये दोनों अपने में काफ़ी डिफरेंट हैं, लेकिन काफ़ी सारे इनके जो पार्ट्स हैं ओवरलैप करते हैं। मैम, आपने बताया कि इस फील्ड में एंट्री कैसे होगी, एंट्रेंस होगा, जो मार्क्स कितने चाहिए, ये सारी चीज़ें एक तरफ फ़िलहाल रखते हैं, लेकिन एक पर्सनालिटी की बात करें तो आपको क्या लगता है किस तरह के स्किल्स, किस तरह का इंटरेस्ट, किस तरह की खासियत एक पर्सनालिटी में होनी चाहिए इस फील्ड में आने के लिए? न्यूट्रिशन में कई चीज़ें, आपके जो एनालिटिकल स्किल्स हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि आपको काफ़ी सारा एक्सपेरिमेंटेशन भी करना पड़ता है। आपका फॉर एग्ज़ाम्पल, आप डाइट प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा आपको माइंड और लगाना पड़ता है, कैलकुलेशन करनी पड़ती हैं, तो एक मेंटल एजिलिटी भी चाहिए। इसके साथ साथ कंप्यूटर स्किल्स भी चाहिए। और जैसे मैंने पहले कहा कि फूड खाने में भी दिलचस्पी होनी चाहिए बच्चों को, तभी उनको उसमें इंटरेस्ट होगा, और थोड़ा सा बनाने में भी दिलचस्पी होनी चाहिए, क्योंकि उसके बिना इस कोर्स में इंटरेस्ट थोड़ा कम हो जाता है। अगर हम लड़कियों की बात करें तो आपका इंस्टीट्यूट लड़कियों को हुनरमंद बनाने में एक अहम रोल अदा कर रहा है, तो लड़कियों में इन कोर्सेज को लेकर, इस फील्ड को लेकर कितनी दिलचस्पी देखी जाती है? मुझे लगता है कि हमारे पास ना बहुत सारी एप्लीकेशंस आती हैं, तो इसका मतलब इंटरेस्ट तो बहुत लोगों को है।
जब हम कंपेयर करते हैं बाकी कोर्सेज से तो मुझे लगता है हमें इसमें ज़्यादा एप्लीकेशंस आती हैं, क्योंकि बाकी कोर साइंसेस के कोर्सेज होते हैं बाकी कॉलेजेस में, जैसे फिज़िक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, बॉटनी ऑनर्स, जूलॉजी ऑनर्स। उसके कंपैरिजन में आई थिंक लड़कियों को इन कोर्सेज में इंटरेस्ट ज़्यादा है, क्योंकि नाम से भी और रेपुटेशन से भी पता चलता है कि ये खाली पढ़ाई का कोर्स नहीं है, लेकिन इसमें कुछ स्किल डेवलपमेंट, कुछ इनोवेशन, कुछ नई चीज़ें सिखाई जाती हैं। मैम, कोरोना के बाद काफ़ी कुछ बदला है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ बदल गई हैं, काम करने के तरीके बदल गए हैं, बहुत सारी कंपनीज़ अब परमानेंटली वर्क फ्रॉम होम पर चली गई हैं। लेकिन अगर इस इंडस्ट्री की बात करें, फूड इंडस्ट्री की, तो होटल इंडस्ट्री जो थी वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड थी। लेकिन हाँ, सिर्फ फूड इंडस्ट्री होटल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई नहीं है, पूरी इंडस्ट्री की हम बात करते हैं तो आपको क्या लगता है कि कोरोना के बाद किस तरह के बदलाव आए हैं और क्या टैलेंट की मांग घटी है? बदलाव तो आए हैं बहुत। फूड इंडस्ट्री में भी बहुत चेंज आया है। हेल्दी ईटिंग, हेल्दी डाइट्स पे बहुत एम्फसिस होने लग गया है। इम्यून इंक्रीजिंग डाइट्स पे बहुत एम्फसिस होने लग गया है। अब आपने देखा होगा कि छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स ने गिलोई और ये सारे पाउडर्स मार्केट में एकदम फ्लडेड हो गए हैं। सो ये बदलाव आया है फूड इंडस्ट्री में। मैं ये नहीं कहती, कुछ समय तक फूड इंडस्ट्री थोड़ा सा नीचे आ गई थी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे फूड एक ऐसी चीज़ है जो हर एक इंसान खाता है, हर एक इंसान को चाहिए। तो अब ये इंडस्ट्री फिर बढ़ गई है। हम 1 साल तक हमारे बच्चों को नौकरियों की बहुत मुश्किल हुई थी, क्योंकि हायरिंग नहीं हो रही थी। लेकिन अब मुझे लगता है 2 साल पहले से ज़्यादा हायरिंग होने लग गई है फूड इंडस्ट्री में, क्योंकि इंडस्ट्री ने एक नया सेक्शन खोल लिया है, वो है हेल्थ फूड्स। अब हेल्थ फूड्स पे इतना एम्फसिस आने लग गया है और फोर्टिफाइड फूड्स आने लग गए हैं। मुझे नहीं लगता कि कोरोना से ज़्यादा देर तक हमारी ये इंडस्ट्री पीछे रहेगी, क्योंकि इसमें खाने पीने पे तो कोई रुकाव है नहीं। जहाँ तक जब तक लोग खाते रहेंगे, खाना बनता रहेगा और इंडस्ट्री फ्लरिश करती रहेगी। एक आखिरी सवाल आपसे ये कि जो नौजवान इस फील्ड में आना चाहते हैं या ख्वाहिशमंद हैं, इंटरेस्टेड हैं, उनके लिए आपका मैसेज क्या होगा? देखिए, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी ये कहती हूँ और मैं नौजवानों को भी ये कहना चाहूँगी, अपने लक्ष्य ऊंचे रखो, अपने सपने बहुत बड़े रखो और अपने दायरे से थोड़ा सा बाहर निकल के सोचो, जिसको कहते हैं ना, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। अगर ये 3 चीज़ें आप अपने दिल में और दिमाग में रखेंगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता, आप आसमान चूम सकते हैं। मैम, आपने आसमान की बात करी तो यहाँ पर मुझे एक शेर याद आ गया कि कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मैम, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको भी ये कॉन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। आमतौर पर हम रिवायती मैदानात के बारे में ही बात करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, सीए ही बनाएंगे। इन फील्ड्स के बारे में हमें मालूम ही नहीं है, लेकिन जैसे मैंने इस फील्ड के बारे में जाना, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक ऐसी फील्ड है जिसमें स्कोप बढ़ेगा ही। लोग खाना खाना बंद नहीं करेंगे और धीरे धीरे लोगों का न्यूट्रिशन को लेकर, फूड को लेकर कॉन्शियसनेस बढ़ रहा है, लोग ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं। इनफैक्ट दूसरे ममालिक में ही नहीं, आप हमारे देश में बिजनेस करना चाहते हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए खुली हुई हैं। फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस की फील्ड को जानने के बाद अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको सबसे अहम जानकारी देंगे हम, क्योंकि इस सेगमेंट में हम आपको बताएंगे कि इस वक्त आप कहां कहां नौकरियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कहां कहां फिलहाल एडमिशन लेने के लिए ऑप्शंस आपके पास खुले हुए हैं। तो चलिए देखते हैं।
ये तो हुई आपके मुस्तकबिल की बात। अब चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है कामयाब हिंदुस्तान। और आप जानते हैं कि इस सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात कराते हैं हमेशा एक कामयाब शख्सियत से। तो आज की हमारी कामयाब शख्सियत हैं इनोवेट कोवर्किंग जैसे कामयाब स्टार्टअप के फाउंडर डॉक्टर रितेश मलिक। तो चलिए देखते हैं डॉक्टर रितेश मलिक का कैसा रहा कामयाब सफर। खुद एक MBBS डॉक्टर हैं, सर गंगाराम के साथ प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन अचानक फिर उन्हें लगा कि इनोवेशंस और आइडियाज़ को वो अलग लेवल पर ले जा सकते हैं। इनोवेट की शुरुआत हुई, इससे पहले गुरिल्ला वेंचर और दूसरे प्रयास भी उन्होंने किए थे। रितेश मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इस वक्त हम एक ऐसी जगह पर मौजूद हैं जो बहुत कम लोगों को नसीब होती है। इनफैक्ट मैं भी पहली बार ये नज़ारा दिल्ली के कनॉट प्लेस का देख रहा हूँ। अब सोचिए किसी छोटे से स्टार्टअप को दिल्ली के हार्ट में यहाँ पर काम करने की जगह मिले तो कैसा रहेगा, और रितेश ने ये मौका दिया। रितेश, कैसे इसकी शुरुआत हुई थी, क्या विज़न था, और डॉक्टर से सीधे एंटरप्रेन्योर ये कैसे दिमाग में आया? तो सर विज़न यही था कि हिंदुस्तान के अंदर इतना टैलेंट है, हम लोग जेनेटिक गोल्ड माइन है। अगर हमारे बच्चों से आप बात करें कभी कॉलेजेस में जाके, इतने अच्छे अच्छे आइडियाज़ हैं, लेकिन हम रिस्क टेकर्स नहीं हैं, हम बोल्ड नहीं हैं, हमें फियर ऑफ फेलियर बहुत ज़्यादा है। तो हमने सोचा हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म दें, एक ऐसी जगह दें जहाँ पे वो बच्चे आएँ जो अलग सोचते हैं, जो नौकरी देने वाले बनना चाहते हैं। दे डू नॉट वांट टू बिकम जस्ट जॉब सीकर्स बट जॉब क्रिएटर्स। आप देखिए फ्लिपकार्ट, आप देखिए पेटीएम, इतनी नौकरियाँ निकली हैं उन सब अफसरों से। तो मुझे लगता है कि हम लोग उस किस्म की पीढ़ी को अट्रैक्ट करना चाहते थे, और वो पीढ़ी को अट्रैक्ट करने के लिए हमने सोचा इनोवेट एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जहाँ पे सब लोग आके नए भारत की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, इनोवेशन की बात करें। और हमारा एक फंडामेंटल बिलीफ ऐसा था कि जब हम इजराइल या जब हम न्यूयॉर्क या जब हम लोग जकार्ता जैसे जगहों पे जाएं तो वहाँ पर इंडियन प्रोडक्ट्स दिखें। लोग जब लैपटॉप पे काम कर रहे हो, वो लैपटॉप अब इंडियन दिमाग ने बनाया हो, वो सॉफ्टवेयर इंडियन दिमाग ने बनाया हो, और तब जाके हम लोग ट्रू स्टार्टअप इंडिया की बात करेंगे। जब तक हमारे नेशनल सॉइल से प्रोडक्ट इंटरनेशनल एक्सपोर्ट नहीं होंगे, तब तक हम लोग स्टार्टअप इंडिया को सक्सेस नहीं मान सकते। स्टार्टअप इंडिया आपने कहा, ये बताएं मुझे कि ये प्रयास आपको कैसा लगा, और क्या आपको लगता है कि एक बहुत मोस्ट अवेटेड चीज़ रही स्टार्टअप इंडिया, इनोवेट इंडिया, इसने सचमुच स्टार्टअप्स को कैसे फ़ायदा पहुंचाया, और ख़ास तौर पर आप हों या आपके साथ अब करीब 15,000 स्टार्टअप्स एक साथ काम कर रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि 15 लाख तक पहुँचेंगे बहुत जल्दी। बट हाउ स्टार्टअप इंडिया ने कैसे इनकी मदद की है? मुझे लगता है ये पहली सरकार है जिसने स्टार्टअप्स को मेन स्ट्रीम पे लेके आई। मुझे अभी भी याद है हमारे फाइनेंशियल बजट्स में हमें बड़ा फ्रस्ट्रेशन होता था कि स्टार्टअप्स की बात ही नहीं होती थी। हम लोग फिस्कल जब भी हम देश के फिस्कल हेल्थ की बात करते हैं, हम लोग प्रोडक्ट्स, हम लोग एम्प्लॉयमेंट की बात ही अच्छे से नहीं कर पाते थे। मुझे लगता है ये गवर्नमेंट ने पहला एक इनिशिएटिव लिया जहाँ स्टार्टअप इंडिया की वजह से स्टार्टअप्स मेन स्ट्रीम में आने लग गए हैं। बहुत सारे कॉलेजेस से अब बच्चे आते हैं और कहते हैं मुझे नौकरी नहीं चाहिए, मुझे अपना खुद का स्टार्टअप खोलना है, मुझे खुद का प्रोडक्ट बनाना है, और उस प्रोडक्ट को मुझे पूरे दुनिया में उसको आगे लेके जाना है। तो मुझे लगता है ये पहला एक ऐसा, अब इस बार का भी अगर आप बजट बात करें, मैडम फाइनेंस मिनिस्टर ने बहुत ही अच्छा बजट पेश किया है। एंजल टैक्स जो कि एक ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज़्यादा एक मुश्किलात, क्योंकि मैंने वो पूरा अवसर देखा है 2013 से पहले का, इतने सारे टैक्सेस, इतना वैट, इतने सारे पेपर्स, अब वो काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेट हो गया, बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो गया, एंड डेफिनेटली ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बेटर हुआ है। बहुत सारी चीज़ें करने को है, ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत समय लगेगा, लेकिन इन शुरुआत के लिए बहुत ज़्यादा ये एक ऐसा मौका है हम सब के लिए, जो पहली बार हमारी सरकार हमारे स्टार्टअप्स को एक पहला मेन स्ट्रीम फोकस दी। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये रहता है, अभी जो भी देख रहे होंगे कि अरे रितेश ये पंजाबी लड़का, खूब मालदार पार्टी रही होगी, खूब सारा पैसा रहा होगा, और फादर ने पैसा लगाया होगा, दोस्त कहाँ से पैसा आया और हकीकत क्या होती है इसकी? कुछ तो स्टोरी मुझे पता है क्योंकि मैं आपके बारे में जानता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ जो एस्पायरिंग स्टार्टअप्स अभी आपको देख रहे हैं या आपको एक आइडल के तौर पर देखते हैं, उन्हें बताएं कि ये फंडिंग कहाँ से आती, कैसे रेज होती है, कैसे प्रॉफिट होता है, और कैसे फिर आप उसको और आगे बढ़ाते हैं। देखिए, जहाँ तक मेरा तल्लक है, मैं बड़े एक मिडिल क्लास फैमिली, पंजाबी फैमिली में पैदा हुआ था, तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैसा था, बट डेफिनेटली ये था कि कभी खाने की कोई तकलीफ़ नहीं थी। अगर अच्छे फ्रूट्स खाने हो तो हमेशा फ्रिज में मौजूद होते थे। दैट बीन सेड, मुझे ऐसा लगता है कि फंडिंग
एक सेकेंडरी बाय प्रोडक्ट है। अगर आपके पास प्रोडक्ट अच्छा है, अगर आपके पास विजन अच्छी है कि मैं देश के अंदर और इतने लोगों को मैं ये प्रोडक्ट दे सकता हूँ, और आपकी फाइनेंशियल डिसिप्लिन अच्छा है, फ्रुगैलिटी अच्छी है, मुझे नहीं लगता कि पैसा रेस करना इशू है। स्पेशली अगर आप दुनिया में देखें, टेक्निकली वी हैव लार्जर नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स दैन गुड फाउंडर्स, तो पैसा रेस करना इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट। आपने कैसे किया? स्टार्टिंग में ऑब्वियसली दोस्तों से, अपने पिताजी से काफ़ी पैसा मांगा, और उन्होंने उस टाइम के ऊपर मेरे को कुछ लाखों में पैसा दे दिया था। लेकिन उसके बाद जैसे ही एक MVP बना लिया, जिसको मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट बोलते हैं, जहाँ बैठे हुए, ये हमारा पहला कैंपस था, उसके बाद सारा का सारा पैसा हमने पब्लिक से रेस किया, हमने फाउंडर्स से रेस किया, हमने फंड से रेस किया, हमने डेट इंस्ट्रूमेंट्स में रेस किया। और मुझे लगता है पैसा रेस करने का एक जो गुण मंत्र है वो ये है कि कभी भी पैसा रेस करने मत जाओ, क्योंकि इन्वेस्टर हमेशा डरपोक प्राणी होता है। वो 100 रीजंस ढूंढेगा आप में पैसा ना इन्वेस्ट करने के। अगर आपने पैसा मांग लिया, वो मना करेगा आपको। लेकिन अगर आप विजन बेचें उसको, अगर आप बेचें कि आप क्यों आप उसके पैसे को 50 गुना कर सकते हैं, 5 गुना कर सकते हैं, 10 गुना कर सकते हैं, 100 गुना कर सकते हैं, जब तक आप उसको वो नहीं बनाएंगे, वो कभी भी पैसा आप में नहीं लगाएगा। तो मुझे लगता है इन्वेस्टर से पैसा रेस करना एक अलग स्किल होती है। उसके लिए आपको सबसे पहले MVP, एक बेसिक प्रोडक्ट होना चाहिए। बिना प्रोडक्ट के आप सिर्फ एक PPT ले जाएंगे, बड़े लोग आते हैं कि ये मेरा आइडिया और इसके ऊपर मैं पैसा रेस करना चाहता हूँ, वो गलत है। आपको एक बेसिक प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, चाहे आप छोटा सा बनाएं, आप छोटी सी कोई चीज़ बना दीजिए, लेकिन आपको सबसे पहले कुछ बनाना पड़ेगा अपने बलबूते के ऊपर, खुद का स्किन, जिसको हम बोलते हैं स्किन इन द गेम। जब तक आप खुद सारे मैंने अपनी MBBS की पूरी डिग्री, अपना सब कुछ छोड़ दिया। मेरे फादर का चलता हुआ 20-25 बेड का जो नर्सिंग होम था, वो भी छोड़ दिया। वो जब तक आप अपने पूरे टाइज, अगर मैं गंगाराम में भी रहूँगा, स्टार्टअप भी करूँगा, तो कोई बिलीव नहीं करेगा। जब तक मैं खुद को नहीं बेच सकता विजन, जब तक मैं रिस्क नहीं ले सकता, तब तक मेरे में कोई पैसा नहीं डाल। तो आज के एपिसोड में हमने एक नई और अलग तरह की फील्ड के बारे में जाना, विच इज़ फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस। और इस फील्ड में स्कोप मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में कम नहीं होगा, क्योंकि लोग खाना तो बंद नहीं करेंगे, और धीरे धीरे लोगों में न्यूट्रिशन को लेकर, फूड को लेकर जागरूकता बढ़ रही है। और जैसे जैसे ये बढ़ेगी, वैसे वैसे करियर ग्रोथ के चांसेस भी बढ़ते चले जाएंगे। अगर आप इस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं, इस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, तो ये सेगमेंट, मुझे लगता है ये एपिसोड आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अभी फ़िलहाल आपसे इजाज़त चाहेंगे। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई फील्ड को लेकर, एक नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।